अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में 90 वोट लेकर सूबे के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। सुहेल आफरीदी ने वजीर आला मुंतखब होते ही असेंबली में जो तकरीर की उसे देखकर इस सवाल का जन्म लेना गैर फितरी नहीं कि ऐसी सोच का वजीर आला कब तक इतने हसास सूबे पर हुक्मरानी कर पाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो अब किसी जंग में नहीं बल्कि इश्क़े इमरान में मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ऑपरेशन के खिलाफ हैं, हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इमरान खान के दौर में अफगानिस्तान के साथ कोई मसला नहीं रहा। अफगानों को 40 साल बाद धक्के देकर निकाल रहे हैं। रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए इमरान खान ही रियासत है। इदारों का काम अवाम के मैंडेट की हिफाजत करना है। नौमुंतखब वज़ीर आला का कहना था कि अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। उन्होंने कहा कि वो अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए आज से इक़दाम शुरू कर देंगे। उन्होंने अपने आप को एहतजाजी सियासत का चैंपियन भी करार दिया। कहा कि इमरान खान को फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कोई ये ना सोचे कि वो इस मनसब पर आ गए हैं तो नज़रिए से हट जाएंगे, ये भूल है। जैसा था वैसा ही रहूँगा। कबायली होने पर फ़ख्र है। उन्हें नामजद किया गया तो कबायली होने की वजह से तज़हीक की गई। जहन बना है कि कबाइल हमेशा मरने के लिए हैं। मेरे कायद इमरान खान को कबायलियों की हालत का एहसास था। उनके इस फैसले पर कबाइल खुश हैं। सुहेल आफरीदी के ऐसे ख्यालात के बायस ही इमरान खान के इस फैसले पर हैरत का इजहार किया जा रहा था। इमरान खान का फैसला महज एक इंतजामी तब्दीली नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत, विफाकी निज़ाम और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अली अमीन गंडापुर की बरतरफी और सुहेल आफरीदी की नामजदगी इमरान खान के उस नए सियासी दाव की अक्कास है जिससे उनका तसादुम मुक़्तदरा से आखिरी हदों को छू सकता है। इमरान खान की ये हिकमत अमली कामयाब होगी या नहीं, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, मगर ये बात तय है कि इस सोच और रवैये से न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि मुल्क को भी अदम इस्तेहकाम और नए बहरानों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि वज़ीर आला की सियासी लाइफ लाइन कितनी होगी। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुहेल आफरीदी का खिताब, सियासत से लेकर रियासत, ऑपरेशन से लेकर अफगानिस्तान, हर हसास मामले पर इख्तिलाफ। क्या रियासत एहतजाजी सियासत के चैंपियन को इतनी बड़ी गुंजाइश देगी? जैगम साहब, आज जो सुहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की जिसमें वो कहते हैं अब मैं किसी जंग नहीं बल्कि इश्क़े इमरान में मारा जाऊंगा, यहाँ से वो आगाज़ कर रहे हैं इस इंतखाब के बाद। वो मिर्ज़ा गालिब का शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। आपकी राय में कितने काम के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साबित होंगे? आशा, इश्क की बात तो बड़ी सादा है। पाकिस्तान की सियासत में तमाम ओहदे एक शख्स देता है। पीपल्स पार्टी के हर ओहदा आपको जरदारी साहब से मिलता है और आपको कोई भी ओहदा अगर मुस्लिम लीग से लेना है तो फिर आपको पता है वो नवाज शरीफ से मिलता है और पीटीआई का सब ओहदा वो आपको इमरान खान से मिलता है। तो इसलिए पहले दिन से वफादारी साबित करना, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए का अयादा करना, ये तो ज़रूरी होता है क्योंकि अवाम ने तो आपको एमपीए बनाया, वो भी उस लीडर की वजह से बनाया। लेकिन कोई ऐसा जमहूरी मैकेनिज्म तो नहीं है पार्टियों में। कतई कलामी की माज़रत जैगम साहब, वो जो आपने मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए कहा, वहां रहनुमा को सबने ही फिर छोड़ डाला था। जी, फिर ये तो होता है ना, जब एक शख्स अक्ल कुल होगा तो फिर ये तो आखिर में नताइज निकलते ही हैं। सब पार्टियों की मुश्किलात के पीछे भी एक ये बड़ी वजह है। देखिए, गंडापुर साहब को भी बहुत स्पेस मिली थी। पाकिस्तान में जब तकरीरें की जाती हैं तो पाकिस्तान में तकरीरें जज्बाती होती हैं, वो कोई संजीदा नौइयत के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते कि जिनको पढ़कर कोई बताया जाए कि अगले चंद साल में कोई रहनुमा, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर क्या करने जा रहा है। अगरचे ये बातें की जाती हैं एक रेफरेंस के तौर पर चलते चलते, लेकिन बुनियादी तौर पर जज्बाती बातें की जाती हैं। और ख़ास तौर पर पीटीआई जो इस वक्त एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में है तो ज़ाहिर है उसको तो जज्बात का सहारा लेना पड़ता है। एहतजाजी सियासत के वो चैम्पियन हैं, उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं और उनकी स्पीच भी एक स्टूडेंट पॉलिटिशियन जैसी थी। वो यंग है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि एहतजाजी सियासत से उनका मतलब क्या है। एक पार्टी एक ऐसे सूबे में तो एहतजाजी सियासत नहीं कर सकती जहाँ पे वो हुकूमत कर रही हो। खैबर पख्तूनख्वा में तो जलसे जुलूस का कोई मानी नहीं है, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या वो गंडापुर की तरह कोई
बड़ा मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, मरकज़ से टकराएंगे। ज़ाहिर है अभी हमें कुछ पता नहीं, ये सिर्फ ख्याल की बातें हैं। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि वो एक फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर, एक सूबे के तौर पर मरकज़ी हुकूमत के साथ मुसलसल टकराएं। क्या वो ऐसा करेंगे और क्या ऐसा करने का उनके सूबे को फ़ायदा होगा? उन्होंने इंदिया दोनों बातों का दिया और उन्होंने जो मेन बातें बताई जिन पे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1 पे इमरान खान की रिहाई। ये वो है जिसके वजह से बात ऐसी एजिटेशन पे जा सकती है जिसमें टकराव पैदा हो। ये सियासी पहलू होगा। अब जो दूसरी बात है वो है मिलिट्री ऑपरेशंस को हम मुस्तरद करते हैं, ये उन्होंने कहा। अब ये बात गंडापुर साहब भी कहते थे। अब हमें ये पूछना होगा और ये आगे चल के पता चलेगा कि वो मिलिट्री ऑपरेशन किसको कह रहे हैं। क्या उनके नज़दीक जो इस वक्त हो रहा है क्या वो मिलिट्री ऑपरेशन है, या उनकी मुराद वो मिलिट्री ऑपरेशन है जो बहुत बड़े स्केल पर एक वक्त में हुए थे जब टीटीपी ने कब्जा जमा लिया था फाटा के इलाकों पर और लोगों को घर छोड़ने पड़े थे। उस तरह की कार्रवाई तो जाहिर है वो हराइजन पर भी नहीं है भी नहीं। वो किस चीज़ को मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, मुस्तरद करने से उनकी क्या मुराद है। और उसी के साथ जो उन्होंने अगली बात की वो ज़्यादा कंक्रीट है और वो तवज्जो तलब है। वो कहते हैं एक्शन इन सिविल पार का जो कानून है उसको ख़त्म कर देंगे। यानी जो एक सिविल हुकूमत फ़ौज को अपनी मदद के लिए बुलाती है जब बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है तो उसके दो तरह के कानून हैं। एक तो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 245 में। उसके अलावा दूसरी बात है 2011 में उसी को मज़ीद एक्सटेंड करते हुए अमल दरामद करने के लिए सूबाई हुकूमत ने एक कानून बनाया था, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने, कि साबिका फाटा और पाठा के इलाकों में जब हुकूमत बुलाएगी तो किस तरीके से बुलाएगी, किस तरीके से इस पर अमल किया जाएगा। वो कहते हैं इस कानून को ख़त्म कर देंगे। तो क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है फ़ौज का अमल दखल ही ख़त्म हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में फ़ौज कुछ करेगी नहीं, या इसका मतलब है कि उल्टा सूबे के पास जो अख्तियारात हैं इस मामले में वो मज़ीद महदूद हो जाएंगे? ये चीज़ें भी हमें आगे पता चलेंगी जब इस पर गुफ्तगू होगी। अब चौथी बात जो उन्होंने की है जिस पर टकराव हो सकता है वो है दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान। दहशतगर्दी पर पीटीआई हमेशा अलग बात करती रही है लेकिन अलग एक्शन नहीं लेती रही। उसकी दो वजूहात मेरी नज़र में रही हैं। एक तो पीटीआई का हमेशा से ये एक डिसीजन रहा है कि हमने मार नहीं खानी टीटीपी के साथ, ना हमने टीटीपी के खिलाफ बात करनी है ना तालिबान के खिलाफ बात करनी है। फौज जाने और ये लोग जाने, हमने इनसे नहीं टकराना ताकि ये लोग हमें ना मारें। तो ये उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। दूसरी बात ये है कि वो जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है, बजाय लोगों को चेंज करने के, जहन चेंज करने के, कोई नई पॉलिसी लाने के, वो इसके खिलाफ वही नैरेटिव लेकर चलते हैं जो कुछ दूसरी पॉपुलिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनका है। तो ये भी हमें आगे पता चलेगा कि दहशतगर्दी पे किस पर चलते हैं। और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इस वक्त जंग जैसी सूरत हाल में है जो बढ़ने का इम्कान है, इस पर वो कितना वो जो जंग जैसी सिचुएशन है उस पर नौमुंतखब वजीर आला ने असेंबली में कोई बात ही नहीं की। वो सूबा जो फ्रंट लाइन पर है जिसके अंदर हमले हुए हैं उस पर सुहेल आफरीदी साहब खामोश रहे। आज हसन निसार साहब, सुहेल आफरीदी ने फरमाया कि अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए आज से इकदाम शुरू कर दूंगा। गंडापुर साहब जो साबिक वजीर आला थे, अमलियत पसंद थे, बहुत कुछ करते भी रहे, आपके ख्याल में जो काम वो 18 माह में नहीं कर सके, क्या सुहेल आफरीदी साहब जो अपने आप को एहतजाजी सियासत का चैंपियन कह रहे हैं वो ये काम कर लेंगे? पहले सबसे मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है सुहेल आफरीदी की पेशगोई जो उसने की है। अगर इस पे गौर करें तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। असल बात जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है कि आदमी, आप उसको ना तजर्बाकार कह लें, यंग कह लें, स्टूडेंट लीडर टाइप कह लें, जो भी कह लें, बंदा स्ट्रेट और दयानतदार है। बिल्कुल, ही मीन्स एवरीथिंग ही हैज सेड। उसकी वजह यह है कि वो खुद ना तजर्बाकार हो, तस्वीर वो तहरीर वगैरह जो भी लिखी गई, तकरीर वो डिस्कस की गई होगी, उस पर बात हुई होगी, कुछ लोगों ने टोन डाउन करने का कहा होगा, ये सादा सी बातें। अच्छा, उस बंदे ने लगी लिपटी रखे बगैर जो दिल दिमाग में था खोल के ज़ुबान पे रख दिया है, जो अमूमन जिसकी तरफ इशारा
जैगम साहब ने भी किया है। एक हमारे जो स्टैंडर्ड एक अजीब किस्म के लच्छेदार सियासी रवैये होते हैं मुनाफिकाना, उसके बिल्कुल बरक्स हैं। उसने अपनी उम्र के मुताबिक, अपने जज्बे के मुताबिक बिहेव किया है। अच्छा, बाकी रह गई जो आपने कहा इतनी बड़ी गुंजाइश तो ये है तो वो तो रियासत और अच्छा, तो इसका फैसला आने वाला वक्त जो बहुत दूर नहीं है, वक्त और हालात करेंगे। मामला अफराद से ऊपर उठ रहा है। ये मैं बड़े मैक्रो लेवल के हवाले से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मामलात अफराद की सतह से उठ के कहीं और जा रहे हैं। आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि रियासत हो या ताकत, पूरी बनीना इंसान की तारीख ये भी खला में नहीं ऑपरेट करते, मखसूस कंडीशंस के मुताबिक ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक। और अगर नहीं तो वो गैर मंतकी, गैर फितरी, गैर सियासी होता है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इंतजार कर लें, मेरा ख्याल है अब टाइम इंतजार करते हैं, अब तो वक्त ही नहीं रह गया। इंतजार भी खत्म होने को है। शहजाद चौधरी साहब, ऊपर जैगम साहब ने एक बात की कि गंडापुर साहब को भी स्पेस मिली, और अभी हसन साहब ने एक बात बोली मखसूस हालात। तो जाहिर बात है कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा मैटर करता है कि उस वक्त की जब वो वाकया हो रहा है ग्राउंड रियलिटी क्या है। 2 दिन पहले DG ISPR ने भी एक वजाहत दी कि ऐसा नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो लाख, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी रियासत का इदारा है, पाकिस्तान की फौज और उसके इदारों किसी भी सियासी शोबदाबाजी से परेशान नहीं किया जा सकता। एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू या वहाँ का एक्सप्रेशन भी मौजूद है। और आज आफरीदी साहब का भी जो खिताब है वो अपनी टोन और अपने एक्सप्रेशन से बता रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और कैसा उनका बिहेवियर होगा। आपको लगता है जानते बूझते इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं और वहीं से उनके भेजे हुए वजीर आला भी अपना आगाज करने जा रहे हैं? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आपका क्या मतलब है? मुझे वो उसकी बात समझ नहीं आती कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है और क्यों है। जहां मुज़ाकरात, मुफाहिमत या बातचीत नहीं, दबाव या किसी और तरीके से आपको नताइज, अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही या मुफाहिमत नहीं हो पा रही, हाँ, या गुफ्तगू नहीं है, टेबल टॉक नहीं है। जी 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 वो मैं आता हूँ उसके ऊपर। देखिए, बात यह है कि पहली बात ये कर लेते हैं कि क्या आगाज इन नौजवान लीडर का इससे बेहतर हो सकता था जो उन्होंने किया? डेफिनेटली हो सकता था। जैगम साहब ने उसका जिक्र किया कि आमतौर पर दुनिया भर में लीडर्स जो होते हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट ओहदों पे जाते हैं, वो सबसे पहले अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने दिया, लेकिन उसका ताल्लुक एक कन्फ्रंटेशन की तरफ था, ना कि अपने किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ कि डेवलपमेंट क्या होगा, किस तरीके से मामलात को लेके चलेंगे, वगैरह वगैरह। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र जाहिर है कि शायद उनकी उम्र में या उनके इस पीरियड में जितना उनको टाइम मिला है वो शायद इतनी डिटेल में इसको देख नहीं पाए। और वो चीज़, दूसरी बात, जब भी कोई इंसान ताकत या पावर की पोजीशन में आता है, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और बड़े ओहदेदार हो जिनके नीचे इक़्तिदार होता है, ताकत होती है, सबसे वक्त के साथ जो पहला सबक वो सीखते हैं वो होता है कि इस इक़्तिदार की हदूद क्या है, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स ऑफ पावर। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर यहाँ होती हैं। जितनी जल्दी ये यहाँ हो जाए उतना बेहतर होता है। कोई भी चीज लामहदूद ताकत के साथ किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। कुदरत का कानून आ जाता है अगर आप लामहदूद तरीके से उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। तो कोई चीज लामहदूद नहीं है, हर चीज की हद होती है, महदूद होता है और उसका एक तरीकाकार होता है। तीसरी बात, टकराव क्यों होगा? अगर तो मुझे ये कहा जाए कि टकराव सरहदों के ऊपर, और अफगानिस्तान में जिस तरीके से पिछले 2-4 दिनों में हुआ, या भारत के साथ सरहदों के ऊपर या उससे क्रॉस भारत के साथ हुआ, तो वो एक टकराव था, वो बिल्कुल जायज टकराव है। यही काम है रियासतों का, अपना दिफा करने का। जिस तरीके से भी वो मुनासिब समझे वो अपना दिफा करती हैं, और ये जो काम हुआ ये जायज हुआ। उन सरहदों के अंदर टकराव की कैफियत अलबत्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 चीजें और कार फरमा होती हैं। एक होती है सियासत जो कि आपके मामलात को लेकर चल रही होती है, और दूसरी होती है बातचीत, नेगोशिएशन। तो वो आपका सवाल कि वो क्या अपने बिल्कुल आखिरी हरबे पे चले गए, या तो बातचीत का दरवाजे सारे बंद हो चुके हों, यानी आप बातचीत करना ही कोई नहीं चाह रहा और नेगोशिएशन का कोई अमल रह नहीं गया, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि अच्छा उसके बाद कोई हमारी सियासत का जो तरीकाकार है वो भी बदल गया, सियासत हो ही नहीं रही और सिर्फ टकराव की कैफियत है। ऐसी सूरत में आइन बड़े वाज़ेह तौर पर आपको रास्ते बताता है कि एक सूबा अगर उस रास्ते पे चल पड़ता है और पूरी फेडरेशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो फिर क्या क्या रास्ते हैं जो कि फेडरेशन ले सकती है, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। और ये किसने कहा? मुझे उसकी तकरीर पे जाने दीजिए। उसने क्या बोला? उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूं। पहले वो ये भी कह सकता था कि मैं
कबायली और उसके बाद पख्तून और उसके बाद फिर पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है। तो जैसे कहते हैं कि स्मॉल मर्सीज, तो इसको भी सोच लेना चाहिए, पाकिस्तानी हूं और फिर पख्तून हूं और फिर कबाइल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पीटीआई का उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा, लेकिन क्या वो इसको याद रख के ये सोचेगा कि पाकिस्तानी होने के नाते मेरा तल्लुक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के साथ नहीं है, पूरी ये जो जोग्राफियाई हदूद है पाकिस्तान की उनकी सालवियत के साथ भी है। पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा अफगान पॉलिसी को रिव्यू करें और इस यहाँ के नुमाइंदगान को और उसके बाद जो यहाँ के अवाम है उनको एतमाद में लिया जाए। कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, होना चाहिए, इसके बगैर काम होना ही नहीं। उसको बिठा के आप समझाएं उनकी लीडरशिप को, उसको, और लेट देयर बी अ डायलॉग। एक तरीका निकलेगा डायलॉग का, होना चाहिए डायलॉग। क्या मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर कैसे डायलॉग खत्म हो सकता है, मुझे ये बताइए। जब आप आखिरी हदूद पे चले जाते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल आखिरी टकराव की कैफियत में चले गए। फॉल्ट लाइंस दुश्मन आके नहीं बनाता, फॉल्ट लाइंस आप खुद क्रिएट करते हैं, और फॉल्ट लाइंस फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है बाहर के लोगों की तरफ से। तो हमने वो फॉल्ट लाइंस नहीं बनने देनी। हमारे पास गुंजाइश अवेलेबल है, आइन में भी, कानून में भी, बातचीत में भी, पॉलिटिक्स में भी, नेगोशिएशन में भी, और फिर उसके बाद हम रास्ते निकाल सकते हैं। खुदा न खास्ता, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जस्ट स्टार्टेड। आज याद रखें, आपको अली अमीन बीबा बच्चा नजर आ रहा है। याद करें जब वो पहली दोस्त की तकरीरें जो खड़े होकर उसने तकरीरें की थी वजीर आला बनने के बाद, कैसे एकदम से शोर में उठा था हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कि देखिए उसने क्या कह दिया इन कंपैरिजन। तो इसलिए थोड़ा चलने दें, देखते हैं कैसे मामला सेटल होते हैं। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में जिस तरह की तकरीर, जिन इंपॉर्टेंट मामलात पर बात की गई, जिनके ऊपर इस वक्त रियासत भी कुछ फैसले लेकर बैठी है, जैसे ऊपर अभी शहजाद साहब ने कहा कि अगर टकराव तक मामला जाए तो वफाक के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो फरमाइएगा, आपको लगता है कि वे आउट हो सकता है, या दोनों तरफ के स्टेटमेंट मैंने रखे कि टकराव पर खड़े हैं और वफाक के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, वे आउट तो निकालना पड़ेगा, वरना अफरीदी साहब की वजारत आला चलेगी नहीं। ये तो बड़ी वाज़े बात है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने आज तकरीर भी की और उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया कि वो लड़ने मरने को तैयार है, तो ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है। अब ये देखना ये है कि क्या वो अपनी जो पावर को एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि देखिए जब इक़्तिदार होता है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं और उसकी अपनी एक रिदम भी होता है, तो क्या वो अमलियत पसंदी का मुजाहरा करेंगे, वफाक के साथ चलेंगे, और जो दीगर फेडरल एजेंसीज हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप होगा, ये अभी वक्त ही बताएगा। एक तकरीर की बुनियाद के ऊपर हम कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये याद रखिए कि ये तकरीर जो होती है जोशीली किस्म की, ये अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी पार्टी बेस को भी तो मुतहरिक करने वाली बात होती है ना। वो भी तो सुनना चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी को चुना गया है, बड़ा जंगजू फाइटर है, नौजवान है, तो ऐसी बातें करे तो फिर वो तालियां भी पीटेंगे और खुश भी होंगे। रजा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे इजाजत दीजिएगा, पिछले 1.5 साल में पॉलिसी या पीटीआई गवर्नमेंट कैसा बिहेव करेगी वो तो पर इमरान खान साहब हो रहा है ना, चाहे गंडापुर थे चाहे सुहेल आफरीदी आगे होंगे। क्या 1.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा डेवलपमेंट, सेहत, तालीम, माइनॉरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं आगे चला गया या अब चला जाएगा? नहीं, देखिए ये जो बात है, असल प्रॉब्लम ये है कि एक जो आइन की स्कीम है उसमें एक वजीर आला जो है उसका बुनियादी फर्ज जो है वो सूबे के अवाम की, एक तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, और दूसरा पूरा निज़ाम हुकूमत जो है उसको एक अहसन तरीके से चलाना है। उसका ये काम कतई नहीं है कि वो सिर्फ एक सियासी पार्टी का वर्कर बनकर सियासी पार्टी के जो अहदाफ है नेशनल लेवल पर उनको परस्यू करे। ये तरीकाकार ही गलत है। ये गंडापुर साहब से भी यही तवक्कुआत की गई थी, वो उस पर पूरा नहीं उतरे, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया था कि या तो वो वज़ीर आला रहेंगे, सूबे को चलाएंगे, या वो फरमाइशें पूरी करेंगे जो कि उनसे की जाती थी उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के चेयरमैन की तरफ से। यही एक जो कशमकश है, इसका शिकार आफरीदी साहब भी होंगे, और देखना यह है कि क्या वो किस लाइन को अडॉप्ट करते हैं। क्या उन्होंने अपना सूबा चलाना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, अवाम को सहूलियात देनी है, या उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर धरने और चढ़ाइयाँ ही करनी है, जिसका कि सबकी तवक्को है कि ऐसा हो। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ है उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं
वो बड़ी ऊपर हुई हैं। पहली जो उम्मीदें थी ट्रंप से वो तो पूरी ना हो सकी, और ये ख्याल था कि बांग्लादेश में आ गया था इनकलाब, तो पिछले साल भी यही ख्याल था कि लोग निकल आएंगे सड़कों पर। वो आपने देखा कि वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट तसादुम हो गया। और अब नेपाल के बाद वो समझ रहे हैं कि नौजवानों को मुतहरिक करके, चूंकि आफरीदी साहब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरबराह भी रहे हैं, उनका स्टूडेंट्स में अच्छी खासी जोर भी है, तो ये एक जो पॉलिटिकल एक चाल है, एक तरीकाकार है कि जिससे ये समझा जा रहा है कि शायद वो तब्दीली जिसका कि पीटीआई को बहुत शिद्दत से इंतजार है कि इमरान खान रहा हो और ये निज़ाम धड़ाम से गिरे, और अभी कोई तरीका रह नहीं गया मां सिवाय सड़कों के ऊपर फसाद करने के या चढ़ाई करने का, तो वो आजमाएंगे। और यकीनन आफरीदी साहब के ऊपर ही उनके नातवा कांधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब देखते हैं कि वो किस हद तक ये जिम्मेदारी निभाते हैं या हकीकी जो उनका आईनी रोल है उसको पूरा करते हैं। ये वक्त ही बताएगा, अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दुरुस्त हो गया जी। तो गुफ्तगू को कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि पैनलिस्ट ने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब का भी इम्तिहान है कि वो नारा और तकरीर लगाएं। ये इश्को आशिकी तक तो ठीक है, मामला नारे तकरीर से गुजारा हो जाएगा, मगर अमलियत पसंदी ज़रूरी है अगर आपको आईनी स्कीम के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना है। तो यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। आज एक अहम अमन मुआहिदा हुआ है फ़लस्तीन के मामले को लेकर, शर्म अल शेख में अमन इजलास जारी है, वहाँ से अपडेट्स और पैनल इस पर क्या राय रखता है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज पाकिस्तान, तुर्किया, उर्दन, बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन के सरबराहान मुमलिकत समेत 20 ममालिक के सरबराह मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी और अमरीकी सदर ट्रंप की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले शर्म शेख अमन सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इस वक्त मिस्र के शहर शर्म शेख में ही मौजूद हैं। इस इजलास में तारीख़ी अमन दस्तावेज़ पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद हमास और इसराइल में जंग बंदी के दूसरे मरहले के नफाज की तैयारियां शुरू की जाएंगी। आज ही हमास ने 20 इजरायली जिंदा यरगमालियों को रिहा किया है, जिसके बाद इजरायली जेलों से कैदियों को भी रिहा किया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट में मुआहिदे को अमन की बड़ी फतह करार दिया है। ट्रंप ने सालसी करने वाले ममालिक कतर, मिस्र और तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अमरीकी सदर ट्रंप के इस बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें उन्होंने इसराइल की गजा पट्टी पर जंग खत्म करने की तस्दीक की है। साथ ही तमाम सालिसों और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के रवैये की निगरानी जारी रखें और यकीनी बनाएं कि वो अपनी जारहियत दोबारा उस सरजमीन पर शुरू न करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई एक ऐसा मौका फराहम करती है जिसे गजा की पट्टी में हमास और इसराइल के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 9 अक्टूबर को इसराइल और हमास ने गजा में जंग बंदी के पहले मरहले पर इत्तेफाक कर लिया था, जिसका मकसद उस तबाहकुन तनाज़े को ख़त्म करना था जिसमें दसियों हज़ार अफराद लुक़मा अजर बन चुके हैं। फ़लस्तीनी इलाके को मलबे का ढेर बना दिया गया और एक बड़े इंसानी बहरान ने जन्म लिया है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बताए गए मुआहिदे के कलीदी निकात के मुताबिक हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करेगी, जबकि इसराइल अपनी अफवाज को एक तयशुदा लाइन तक पीछे ले जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इसराइल इस अमन मुआहिदे पर मिनो अन अमल करेगा। इसराइल खास तौर पर नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो अमन पहुंचाने के लिए अपने बहुत से वादों से मुकर जाता है। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि इसे एक परमानेंट पीस प्रोसेस समझा जाए या एक आर्जी सिचुएशन बनेगी। सवाल इस तरह से, शर्म शेख अमन इजलास वाकई मशरिक़ वस्ता में एक नए बाब का आगाज़ या महज सिफारती रस्म? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में एक मुस्तकिल अमन अमल का आगाज़ होने जा रहा है और जो दोनों साइड्स हैं, फ़रीक़ैन हैं, अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, या जैसा कि एक माजी भी रहा है, ख़ास तौर पर नेतन्याहू को भी देखा जाए कि इस पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचेगा, एक आर्जी सिचुएशन डेवलप होती नज़र आती है? ये जो बिग टेंट मीटिंग है, ये इसी उम्मीद के साथ हो रही है कि कत्लेआम जो बंद हुआ है ये दोबारा शुरू ना हो और ख़ित्ता अमन की तरफ जाए और फ़लस्तीनी अपने हकूक़ लेने की तरफ आगे बढ़े। अब देखिए, जो पहला मरहला था उसमें अहम तरीन जो इस्लामी मुल्क हैं, जितनी भी उनके पास हिम्मत है, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया और भी कई, इन्होंने कत्लेआम रुकवाने की कोशिश की और इन्होंने कोशिश की कि गज़ा फ़लस्तीनियों का रहे, क्योंकि दोनों बातों की तरफ एक मुसम्मम इरादा था नेतन्याहू का
कि वो जेनोसाइड भी करेगा जो वो कर रहा था, और गजा को फ़लस्तीनियों के रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अब इतनी तो कामयाबी हो गई, लेकिन देखिए ये टेम्परेरी कामयाबी है। अगला सवाल वही है कि क्या ये अमन देर पा होगा? ये इस कॉन्फ्रेंस का पहला सवाल होगा कि उसका क्या तरीक़ाकार होगा। और उसी से जो मुंसलिक बात है वो ये है कि गज़ा का इंतज़ाम कौन संभालेगा, गज़ा की गवर्नेंस क्या होगी। और फिर इतनी बड़ी तबाही के बाद कि ये जगह रहने के काबिल नहीं बची, अब इन सब गज़ा के शहरियों को क्या बनेगा। तो उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर इंतज़ाम की ज़रूरत है, तामीर नौ की ज़रूरत है, और उस तामीर नौ की निगरानी की ज़रूरत है। अब इस टेंट के नीचे आपने बताया कि 20 से ज़्यादा मुल्क मौजूद हैं। अब मौजूद कौन नहीं है? नेतन्याहू मौजूद नहीं है, हमास मौजूद नहीं है, जो दोनों बहुत ही अहम हैं, और उनका रवैया भी बहुत ही अहम रहेगा। तो सीज़ फायर को मौसर बनाना, हुक्मरानी का तरीक़ाकार तय करना, जिसमें जो प्लान है, पीस प्लान है, उसमें यह है कि टेक्नोक्रेटिक एक गवर्नमेंट होगी जिसको बैनुल अक़वामी एक निगरानी तौर पे की जाएगी। तो वो किस तरीके से काम करेगी? क्या हमास उसको सत्यानाश नहीं करेगी? क्या इसराइल उसमें रोड़े नहीं अटकाएगा? क्या दुनिया उसके साथ चलेगी? ये जब बनेगा सेटअप तो फिर हमें पता चलेगा। इसराइल की बदनीयती बिल्कुल वाज़ेह है, वो पूरी कोशिश करेगा कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करे, लेकिन देखें हमारे पास एक ही तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार ये है कि एक ही दुनिया की ताकत जो इसराइल का हाथ रोक सकती है, उसके साथ डिप्लोमेसी की जाए, उस पर जोर डाला जाए, और वो कुव्वत है अमेरिका। ये जंग रुकवाने का तरीका भी अमेरिका था, और आगे भी जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी का महवर अमेरिका होगा, ताकि फ़लस्तीनी दोबारा किसी कत्लेआम की तरफ ना जाएं। लेकिन फ़लस्तीनियों को ख़ुद भी अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अंदरूनी मामलात, अपने गवर्नेंस को भी ठीक करना होगा, ताकि कोई बहाना ऐसा ना मिले कि यह अजदहा फिर उनके घर घुसे। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, आपका ओपिनियन क्या है? मुश्किल से ये पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, आपके ख्याल में नेतन्याहू अपनी रविश बदल लेंगे? क्या दोनों जानिब से अपनी रविश बदलने की ज़रूरत है, या फिर अपनी सियासत की नज़र इस मामलात को किया जा सकता है? ये तो पहला कदम है जंगबंदी और अमन की तरफ। और जैसे आपने कहा कि अगले जो तमाम तर स्टेप्स हैं वो इस बात पर डिपेंडेंट हैं कि इजराइल और ख़ुसूसन नेतन्याहू अपनी पॉलिसी क्या रखते हैं। क्या वही मार धाड़ और कत्लेआम और नस्ल कुशी की जो पॉलिसी अपनाई गई है पिछले कई सालों से, क्या उसी को दोबारा वो बढ़ावा देंगे, या अभी वो कुछ तो उसमें तब्दीली लाएंगे। और ये इसकी, जैसे अभी जैगम साहब कह रहे थे, ये अमेरिका ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि ये बावर करवा सकता है इजराइल को। लेकिन जो तब्दीली आई है पिछले चंद महीनों में, तकरीबन 6 से 8 महीने में, वो आलमी पब्लिक ओपिनियन जो है वो इजराइल के खिलाफ हो गया है। इस वक्त इजराइल जो है वो मासिवाय इक्का दुक्का रियासतों के बाकी तमाम तर दुनिया में आइसोलेटेड है, क्योंकि कोई भी मुल्क जो कि रवायती तौर पे इजराइल का खलीफ ही क्यों ना हो, वो उसकी इस पॉलिसी को, गजा में जो उसकी पॉलिसी रही है उसको सपोर्ट नहीं करता। और अवाम जो है ख़ुसूसन यूरोप के, उन्होंने आगे बढ़कर अपनी हुकूमतों में बहुत जोर डाला। यही वजह है कि फ्रांस, आयरलैंड, बरतानिया, स्पेन, इटली, इन सब हुकूमतों को अपनी पॉलिसियों पर नजर षानी करनी पड़ी है, और इजराइल को भी इस चीज का अंदाजा है। और ये एक अच्छा मौका है कि इसी मौके के होते हुए ये जो पीस प्लान जैसे कहा जा रहा है ट्रंप का, इसी को आगे बढ़ाकर इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि कुछ तो राह निकले एक देर पा अमन के लिए। और बड़े बड़े सवालात जो है, क्या दो रियासतें कैसे कायम होंगी, फलस्तीन की रियासत का क्या उसके खदोखाल क्या होंगे, उसकी पावर क्या होगी, ये सब अभी आयशा ऐसी बातें जो पेंडिंग है। और मगर रज़ा रूमी साहब, आज अमेरिकी सदर ट्रंप तो खुद इजरायली पार्लियामेंट में बहुत तारीफें कर रहे थे नेतन्याहू की, और फिर वहां के सदर के लिए उनके माफी का भी उन्होंने सिफारिश की है। अगर दोबारा इजराइल अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता है, तो आप समझते हैं कि अरब दुनिया का कोई रोल होगा, या रोल सिर्फ अमेरिका के ही हाथ में होगा, जहां तक और जितना वो चाहे? देखिए, अगर अरब दुनिया का कोई रोल या कोई से होती तो आज हम इस मकाम पे ना खड़े होते, और हजारों
फलस्तीनी मासूम बच्चे जो हैं वो इस वक्त शहीद ना हुए होते। अरब रियासतों का मसला ये है कि वो उनकी कोई इसके ऊपर वाज़ेह किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। ये जो तारीफें करते हैं ट्रम्प, देखिए ट्रम्प की तारीफें जो हैं उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सी बातें ऐसी कह जाते हैं जिनका अक्सर वो शायद उनको खुद यकीन नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर है कि ट्रम्प की भी एक ख्वाहिश होगी कि किसी तरह वो अपनी लेगेसी छोड़े और ये दोबारा से वहां पर कत्लो गलत ना स्टार्ट हो, जो कि मैं समझता हूँ कि कम से कम शॉर्ट टर्म में तो फलस्तीनियों के लिए एक अच्छी नवीद है। आगे अब बढ़कर हमें और ना सिर्फ पाकिस्तान को, अरब दुनिया को, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना हिस्सा डालना होगा। सिर्फ ये हम इस पर नहीं छोड़ सकते ट्रम्प के ऊपर। जी जी दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हसन साहब और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, ये जिसे तारीखी अमन दस्तावेज कहा जा रहा है, क्या वाकई हकीकत में ये अमन लाएगी या एक आर्जी जंग बंदी आर्जी वादा साबित होगी? एक शेर सुने, इरशाद। लफ्ज़ क्या लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। वाह वाह। तुमने बहलाना था और मैंने बहल जाना था। क्या बात। जितनी थोड़ी सी मैंने इंसानी तारीख या रिकॉर्डेड हिस्ट्री जितनी भी है, थोड़ी बहुत जो पढ़ी है, उसमें ताकत और कमज़ोरी की कहानी में नए बाब नहीं हुआ करते। कोई एक मिसाल दो मुझे। एक नए बाप सिर्फ ताकत रकम करती है, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बाकी नया बाब जो आपने हल्का सा उसमें इशारा दिया है, ज़रूरियात, तवक्कुआत, महदूदात, तकल्लुफ़ात, रसूमात, उनका एक सानवी सा रोल अपनी जगह पे होता है। ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ये बिल्कुल एक हवाला हमारे दोस्तों में से किसी ने दिया है, मेरे जहन से निकल गया है कि ग्लोबल ओपिनियन ये वो वगैरह, तो बिल्कुल उन्होंने अब इसको थोड़ा उस पर शेल्फ कर दिया है वक्ती तौर पे। जो वो चाहेंगे वो उनको मिलेगा, सिंपल सी बात। कौन चाहेंगे? ताकतवर? जो तैमूर ने चाहा था। सुने, इधर तो मामला ही कुछ नहीं। जो तैमूर ने चाहा बायजीद यल्दरम से ले लिया, जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई थी। ये तो सरतापा शिकस्त खुर्दा एक कम्युनिटी है, तो ये इसलिए जाने दो। एहतजाज वगैरह की तैयारी करो, मजम्मत वगैरह, ये रियलिटीज़ हैं। आपकी रियलिटीज़ ही हैं, मेरी भी रियलिटीज़ यही हैं। अगला फेज़ आएगा, उस पर फिर मजम्मत करेंगे, एहतजाज करेंगे, कोई जलसा जुलूस, ये वो घटिया सी तकरीरें, ये वो सारा कुछ भी नहीं। बहुत ही मायूस कुन पिक्चर पेंट कर देते हैं आप तो हसन साहब। उस वक्त में तो कम से कम नहीं। हाँ, तो यही किया है। ना 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 ना, मैंने उम्मीद फैलाने का ठेका नहीं लिया हुआ। मेरा सर, तो काम एक मिस्त्री का काम है, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूं। जायद इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहां पर खाने पीने को पहुंच रहा है। सुभान अल्लाह। एड पहुंच। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जंगों के बाद अमन नहीं आता है ना सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमन आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुम देख लेना आने वाले दिनों में। अच्छा चलो कोई बात ठीक है, ओके। और ये महीनों की बात, लंबा काम नहीं है। शहजाद साहब, ये मामला जो अहम मुसलमान ममालिक की सालसी में खुद ट्रंप भी इसकी तौसीक कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कतर, मिस्र, तुर्किया की, इनको ये तमाम जमानतें काफ़ी हैं कि इजराइल अपनी फौजी बर्तरी के नशे में दोबारा वो कुछ नहीं करेगा जिसका आज वादा कर दिया गया। या खुद ट्रंप भी वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि ये तो मुझसे वो कुछ मांग रहा है, जब वो असले की बात करें जो मुझे भी इल्म में नहीं है, और साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्या वाकई जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो हसन साहब जैसे कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, असल में भी वही है या पसे पर्दा बहुत कुछ है? देखिए, जो पहले बातें होगी उनको दोहराने का फायदा नहीं है। थोड़ी सी और चीजें मैं ऐड करता हूँ कि क्या डिसाइड करेगा कि ये मुआहदा रहता है कि नहीं रहता। अब्राहम्स अकॉर्ड कितने को जरूरी हैं अमेरिका और इसराइल के लिए। अगर तो उनको वो रखना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, तो फिर कुछ ले कुछ दे करना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो फिर ये चीज इधर ही खत्म हो जाएगी। अब्राहम अकॉर्ड उधर 4-6 मुल्क हैं बस, उसके बाद आगे बात नहीं रखेगी। दूसरी बात, 2 स्टेट सोल्यूशन या ग्रेटर इसराइल, इसके ऊपर इसराइल के अंदर भी बहस है।
इसराइल के भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 स्टेट्स होनी चाहिए, और ऐसे भी हैं जो कहते हैं ग्रेटर इसराइल होना चाहिए, ये तो हमारी ज़मीनी हमें वापस मिलनी चाहिए जहाँ जहाँ फैली हुई है, जो अभी हमारे काबू में नहीं है। तो इसके ऊपर बहस चलती रहेगी इसराइल के अंदर, जिससे कि इसराइल के रवैये डिफाइन होंगे आगे चलने के, कि वो किस तरीके से एज अ रियासत बिहेव करता है। ताकत उनके पास है, ताकतवर साथी और एलाइज भी उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने कैसे एक्सरसाइज करना है उसको, ये डेफिनेशन आएगी। तीसरी, ग्लोबल अवेयरनेस तो आ गई, फलस्तीनी इस ग्लोबल अवेयरनेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते, उनको करना चाहिए। ये जो ग्लोबल अवेयरनेस आई, दुनिया के अंदर एक पहचान हुई, इसको फलस्तीनियों का अपना कंडक्ट, अपना रोल, कितनी जान है, किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, किस तरीके से अपने लिए एक बेहतर हालात क्रिएट करना चाहते हैं, 2 रियासती जो सोल्यूशन है उसको किस शक्ल में है जान या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाहर के मुल्कों पे 8 अरब मुल्क और ट्रंप के ऊपर बैठ के नहीं कि काम चलेगा, खुद कुछ उठ के करना पड़ेगा। तो क्या उनमें वो कैफियत है या नहीं? मिडल ईस्ट वाले क्या उनकी मदद करेंगे? ट्रंप देखें, ऐसा आदमी है, आज उसने काम कर दिया ना, घर जाके सो जाएगा। अब उसके हिसाब से गजा और बाकी हर चीज खत्म हो गई। हाँ, वो एक पीस उसने काउंसिल बनाई है जिसका वो हेड है, लेकिन वो कोई बताएगा कि सर वो इसकी एक मीटिंग कर लेते हैं, शायद एक भी ना हो। तो मेरा मतलब है कि वो प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर अब उसका मसला, ट्रंप का ये नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? इसराइल की अपनी सियासत, जिस तरीके से मैंने आपने कहा, आपको बताया, अगले इलेक्शन होने हैं, उसके बाद फैसला होगा इसराइल के अंदर के क्या रवैये रखने हैं, कैसे लेके चलना है, जो हुआ है क्या ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। और फिर उसके बाद, अभी तो ये पहला फेज है, इसके बाद कितने फेजेस और आएंगे इसी मुआहदे के, जिनको कि इंप्लीमेंट करना है। आज ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस लाइन के ऊपर वापस जाना है वो लाइन कौन सी है, कहां पे वो एग्जिस्ट करती है लाइन। और अगर वो वापस जाते हैं, अगर इसराइली फौजी वहां से हटते हैं और उस लाइन के पीछे जाते हैं, तो बाकी फिर गजा का प्लान किस तरीके से संभाला जाएगा और कौन संभालेगा, ये भी चीजें डिफाइन होने वाली है। और ये पहला मरहला है जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स का। और फाइनली, जहां हमास ना हो, जहां नेतन्याहू ना हो, वो क्या अमन कॉन्फ्रेंस है और क्या तरीका है। यही मैंने कहा था ना कि हमास का, गजा की हमास और नेतन्याहू का इसराइल, इनका एक बहुत बड़ा मिसमैच है, और ये मिसमैच मुझे बराबर होता हुआ नजर नहीं आता। बदकिस्मती, शुक्र खुदा का ये है कि चले अभी फिलहाल कत्लो गारत रुक गया, लेकिन क्या ये हमेशा रुका रहेगा? मैं उसके ऊपर यकीन से कुछ नहीं कह सकता। दुरुस्त हो गया जी। पैनल की राय मुत्तफिका है कि आर्जी दिखाई देता है, मगर इसी उम्मीद के साथ कि आलमी सतह पर किए जाने वाले अमन मुआहिदों का पास रखा जाए और एहतराम इंसानियत पहला उसूल रहे। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।